नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दिल में झांकने वाले हैं, उसके पहले पन्ने पर, जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। नमस्कार। और ये सिर्फ एक परिचय नहीं है जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। सही कहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये तो पूरे संविधान का सार है, उसकी आत्मा है, एक तरह से उसका माइंड मैप। और आज हम सिर्फ इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सवाल बनते हैं। मतलब हमारी चर्चा अकादमिक भी होगी और व्यावहारिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तावना आखिर है क्या? स्रोत कहते हैं कि ये एक किताब की भूमिका जैसी है। हाँ, भूमिका कहना एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, पर ये उससे भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताती कि संविधान में क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि उसे किस नजरिए से पढ़ा जाना चाहिए। ये संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का निचोड़ है। अच्छा, और मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इसका विचार पूरी तरह हमारा अपना नहीं था। हाँ, ये सच है। प्रस्तावना रखने का जो विचार है वो हमने यूएसए के संविधान से लिया। वो ऐसा करने वाले पहले देश थे। लेकिन इसकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग है। बिल्कुल, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो विचार यूएसए का और भाषा का ढांचा ऑस्ट्रेलिया का। और एक तारीख हमें याद रखनी चाहिए, 26 नवंबर 1949। हाँ, ये तो संविधान को अपनाने की तारीख है। जी, और प्रस्तावना में इसी तारीख का जिक्र है। इसे हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये संविधान के उद्देश्य बताती है। और ये उद्देश्य अचानक से तो नहीं आए होंगे, इनका कोई इतिहास होगा। बिल्कुल, इसकी जड़ें जाती हैं 13 दिसंबर 1946 तक, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अच्छा, तो जो आज हमारी प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव का बदला हुआ रूप है। हाँ, कह सकते हैं। उसी प्रस्ताव को थोड़े संशोधनों के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और वही बाद में हमारी प्रस्तावना बना। और इसके महत्व को तो कई बड़े विचारकों ने भी माना है। जैसे मैंने पढ़ा कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनैतिक जन्मपत्री कहा। बिल्कुल सही। और ये शब्द कितना सटीक है। जैसे जन्मपत्री किसी का भविष्य बताती है, वैसे ही प्रस्तावना भारत की दिशा बताती है। और ठाकुरदास भार्गव ने तो इसे संविधान की आत्मा ही कह दिया। हाँ, और सुभाष कश्यप ने इसी बात को और खूबसूरत तरीके से कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। वाह। और एन पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा। ये सारे कथन सिर्फ तारीफ नहीं है, ये प्रस्तावना के गहरे अर्थ को समझाते हैं और इन्हीं पर सवाल भी बनते हैं। जैसे नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर एसएससी सीजीएल 2022 में एक सवाल था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? और जैसा हमने अभी चर्चा की, इसका सीधा जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू। और एक और सवाल एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया, किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? ये भी सीधा हमारी चर्चा से जुड़ा है। ये कथन बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का है। देखिए कैसे विशेषज्ञों के कथन सीधे प्रश्न बन जाते हैं। एक सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। सवाल था कि संवैधानिक मूल्यों और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को संक्षेप में कहाँ बताया गया है? इसका स्पष्ट उत्तर है बी, प्रस्तावना, क्योंकि यही वो जगह है जो पूरे संविधान की रूपरेखा देती है। तो चलिए अब इस रूपरेखा के शब्दों को ही देखते हैं। मैं इसका शुरुआती हिस्सा पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। रुकिए, यहाँ शब्दों का जो क्रम है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये क्रम बदला नहीं जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य। ये भारत के चरित्र का परिचय है इसी क्रम में। और इसके बाद ये नागरिकों को कुछ देने का वादा करती है। 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और 2 तरह की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और इन सबको एक साथ पिरोने वाला धागा है बंधुता यानी भाईचारा। इन वादों की गहराई देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समाज में सामाजिक न्याय की बात करना एक क्रांतिकारी कदम था। और ये क्रम और इनका अर्थ, इस पर सीधे सवाल आते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 में एक सवाल था, कौन सा शब्द क्रम संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सही है? और जैसा आपने कहा, सही क्रम है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। बिल्कुल। एक और सवाल एसएससी जेई 2024 से प्रस्तावना के अनुसार बंधुता को बढ़ावा देने से क्या सुनिश्चित होता है? इसका जवाब प्रस्तावना की आखिरी पंक्तियों में है।
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो सही उत्तर है ए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है जो SSC CHSL 2023 में पूछा गया था। सवाल था कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। यहाँ मूल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, विकल्प थे लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु। इसका सही उत्तर है सी, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यह शब्द समाजवादी और अखंडता के साथ बाद में जोड़ा गया था। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और सवाल SSC CHSL 2023 में ही था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? अच्छा, क्या विकल्प थे? धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, संघीयता और समाजवादी। इसका जवाब है सी, संघीयता यानी फेडरलिज्म। ये बहुत दिलचस्प है। हमारा पूरा देश संघीय ढांचे पर चलता है, पर संघीयता शब्द का जिक्र प्रस्तावना में कहीं नहीं है। तो प्रस्तावना को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शक्ति का स्रोत कौन है, जिसका जवाब पहली ही लाइन में है, हम भारत के लोग। मतलब सारी शक्ति जनता से आती है। दूसरा हिस्सा है भारत का स्वरूप, तीसरा है संविधान के उद्देश्य और चौथा है लागू होने की तारीख। हाँ, और स्वरूप में ही वो बदलाव हुआ था जिसका हमने जिक्र किया, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। ये इमरजेंसी के दौर में हुआ था, है ना? जी, और इसी संशोधन के जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और जाहिर है इस एकमात्र संशोधन पर सवाल तो बनते ही हैं। स्टेनोग्राफर की परीक्षा का एक प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? जैसा हमने अभी चर्चा की, जोड़े गए शब्द थे ए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और SSC JEE 2024 का एक और प्रश्न, 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर कौन सा शब्द समूह लाया गया था? राष्ट्र की एकता को और मजबूत करते हुए इसे सी, राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। और उस पहले तत्व पर लौटते हैं, शक्ति का स्रोत। SSC CISF 2023 का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? इसका जवाब पहली पंक्ति में ही गूंजता है, हम भारत के लोग। और एक सीधा सवाल मैट्रिकुलेशन लेवल की परीक्षा से, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? केवल एक बार, B 1976 में। चलिए अब उन 5 स्तंभों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। पहला, संप्रभु। संप्रभुता का सीधा मतलब है हम अपने मालिक खुद है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। दूसरा, समाजवादी। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका लक्ष्य है असमानता को कम करना ताकि देश के संसाधनों का लाभ सब तक पहुंचे। तीसरा, पंथनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। चौथा, लोकतांत्रिक, यानी कानून का राज। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में है। और पांचवा, गणराज्य। इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ राजा रानी नहीं है? हाँ, इसका मूल अर्थ यही है। गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्र का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव से आते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या संसद इसे बदल सकती है? बिल्कुल, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई बेरुबारी केस 1960 से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये तो अजीब बात है। मतलब जो संविधान की आत्मा है वो उसके शरीर का हिस्सा ही नहीं है। यही दुविधा थी। लेकिन फिर आया भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। हाँ, इस केस के बारे में मैंने सुना है। 13 जजों की बेंच थी जी, और 68 दिनों तक सुनवाई चली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और इसी केस में मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी आया है ना? हाँ, और ये क्रांतिकारी विचार था। कोर्ट ने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। इस मौलिक ढांचे को सरल भाषा में कैसे समझें? मतलब संसद संविधान की इमारत में रंग रोगन कर सकती है, कमरे बदल सकती है, पर इमारत की नींव को नहीं छू सकती। ये नींव ही मौलिक ढांचा है, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, कानून का राज। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल। और बाद में एसआर बोम्मई केस 1994 में कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भी संविधान का मौलिक ढांचा है। तो आज स्थिति साफ है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसकी नींव को कोई नहीं बदल सकता। तो इन केस पर भी सवाल बनते होंगे, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद 1973 किस मामले से संबंधित था? दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक था ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, क्योंकि इसी केस ने प्रस्तावना की स्थिति और उसके महत्व को स्थापित किया था। और इन केस की समय सीमा पर भी एसएससी सीजीएल प्री के लिए दिए गए स्रोत में एक सवाल है, इन न्यायिक घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 बेरुबारी मामला, 2 केशवानंद भारती मामला, 3 एसआर बोम्मई मामला। इनका सही क्रम सीधा है। सबसे पहले बेरुबारी 1960, फिर केशवानंद भारती 1973 और फिर एसआर बोम्मई 1994। तो सही क्रम है 1, 2, 3 यानी विकल्प ए। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना के हर पहलू को खंगाला। ये वाकई में सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का घोषणा पत्र है। ये एक दर्शन है, एक वादा है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। प्रस्तावना एक वादा है जो हमारे संस्थापकों ने आने वाली पीढ़ियों से किया था। आज 75 से ज्यादा वर्षों के बाद ये सोचना जरूरी है कि हम उस वादे को निभाने में कितने सफल हुए हैं और इस वादे को पूरी तरह से साकार करने के लिए अभी और क्या किया जाना बाकी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।